नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कल के वीडियो में हमने मीर का परिचय जो देखा था, मीर जो शायर थे उनका परिचय, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, यह सब कुछ हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखा था। और आज हम देखेंगे नज़ीर अकबराबादी। इनका हम पूरा परिचय देखेंगे। और आज जो है हमारा रीतिकाल जो है समाप्त होगा और कल से जो है कल आधुनिक काल प्रारंभ होगा। तो नज़ीर अकबराबादी यह हम देखेंगे। यह प्रारंभ करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ, यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह नेट जेआरएफ सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए काफ़ी उपयुक्त होने वाला यह हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर हम आज प्रारंभ करते हैं नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी का जो समय है वह 1735 से लेकर 1830 के बीच में है। समूचे रीतिकाल में नज़ीर अपनी साधारणता में असाधारण है। न उनके जीवन में नफासत है और न कविता में। मीर और गालिब की तरह उनका जीवन वर्त टेढ़ा मेढ़ा और उतार चढ़ाव पूर्ण नहीं है। यानी वह किसी दुख दर्द में बीता हुआ नज़ीर जी का जीवन नहीं है। वह सपाट मैदान की तरह समतल और खुला हुआ है। अंततः जो लोग उनकी कविता में अंदा अंदाजे अंदाजे बयां खोजना चाहेंगे उनको निराश होना पड़ेगा। यानी जो उनकी कविताओं में, उनकी साहित्य में जो उतार चढ़ाव, जीवन के व्रत खोजना चाहते हैं, उनको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उनका जीवन जो है एक समतल मैदान की तरह दिखाई देगा, साफ सुथरा हुआ। वे जनजीवन के बीच रमे हुए कवि थे और उनकी कविता जनजीवन की प्रतिध्वनि। यानी नज़ीर अकबराबादी की जो कविताएं है, गज़ल है, शेर है, वह जनजीवन के प्रतिध्वनि है। उनका जन्म जो है वह सन 1735 में दिल्ली में हुआ था। नज़ीर अकबराबादी का जन्म 1735 में दिल्ली में हुआ था। वे मीर से 10 वर्ष छोटे थे। यानी मीर से 10 वर्ष छोटे नज़ीर अकबराबादी थे। उनके जन्म के 4 वर्ष बाद ही नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। यानी नज़ीर का जन्म 1735 में हुआ और 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। शहर में खून की नदी बह निकली। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर 3 बार आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर 3 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1748, दूसरा 1751 और तीसरा जो है 1756 में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया 3 बार। दरबारों से बुलावा इन्हें भी आया। यानी दरबारों से बुलावा अकबराबादी को भी आया, यानी दरबार कवि होने का। लखनऊ से भरतपुर से पर संतन को कहाँ सिकरी सो काम। यानी उन्होंने दरबार से बुलावा आया, दरबार से न्योता आया, आमंत्रण आया, लखनऊ से आया, भरतपुर से आया, लेकिन जो संतन को कहाँ सिकरी जो है वह उसी प्रकार एक ही जगह पर वह रमे रहे। आगरा में ही लाल बिसाल राम के लड़कों को 17 रुपये मासिक पर पढ़ाने लगे। यानी फिर आगरा में भी वह उनका मन कहीं और रमा नहीं, वह दिल्ली में ही रहे और वहाँ आगरा में ही रहकर उन्होंने लाला बिसाल राम के लड़कों को 17 रुपये मासिक पर पढ़ाने लगे। यही उनकी रोजी रोटी का साधन था। उन्हें दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ा। उनका एक कुल्लियाते नज़ीर प्रकाशित हो चुका है, जिसमें गज़लें और नज़्में संग्रहित है। हिंदी में भी एक मामूली संग्रह छपा है। यानी केवल वह आगरा में लाला बिसाल राम के लड़कों को 17 रुपये मासिक पर पढ़ाते थे, वेतन 17 रुपये मिलता था और उन्हीं के आधार पर वह अपना जीवन गुजारा करते थे और वह किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ा, क्योंकि कैसा है उस तत्कालीन समय में 17 रुपये बहुत कुछ थे। बहुत दिनों तक, यानी आगे चलकर भी उनका जो है एक कुल्लियाते नज़ीर प्रकाशित हो चुका है, जिसमें गज़लें और नज़्में संग्रहित है। हिंदी में भी कुछ एक मामूली संग्रह छपा है अकबराबादी का। बहुत दिनों तक नज़ीर का कोई नाम लेवा
नहीं था, वे अत्यंत अपेक्षित कवि थे। शेफ़्था ने उन्हें अत्यंत निकृष्ट कोटि का कवि माना है। यानी नज़ीर को किसने निकृष्ट कोटि का कवि माना है? तो शेफ़्था ने नज़ीर को निकृष्ट कोटि का कवि माना है। पर इधर जब से साहित्य को जीवन का अनिवार्य अंग मान लिया गया है, यानी साहित्य को जब से जीवन का अनिवार्य अंग मानना है, साहित्य भी एक जीवन का हिस्सा है ऐसा माना है, और उसे जनजीवन के यथार्थ का चितेरा घोषित कर दिया गया है, तब से नज़ीर का महत्व बढ़ गया है। यानी जब से साहित्य साहित्य एक जीवन का भाग हिस्सा माना है, तब से नज़ीर का भी महत्व बढ़ा है, क्योंकि नज़ीर के रचनाओं में जनजीवन का चित्रण देखने को मिलता है। वास्तव में सन 1900 में शहबाज ने जिंदगी जिंदगानी ये बेनजीर लिखकर उन्हें कब्र से निकाला। प्रगतिशील आलोचकों ने नज़ीर का मूल्य समझा और नए सिरे से उनका मूल्यांकन होने लगा। यानी सन 1900 में शहबाज ने जिंदगानी ए बेनजीर यह लिखा और उन्हें कब्र से निकाला। फिर प्रगतिशील आलोचकों की नज़र जो है नज़ीर पर गई, और फिर उन्होंने नज़ीर का मूल्यांकन होने लगा। पर इसी झोंक में यह भी कहा गया कि अगले वर्षों में उर्दू के सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध होंगे। इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। फिर वही आलोचक कहने लगे कि कुछ आने वाले वर्षों में जो उर्दू के श्रेष्ठ कवि वह नज़ीर होंगे। इसको अंधश्रद्धा कहते ही यह बच्चन सिंह का कथन है। किंतु इसमें संदेह नहीं कि वे कविता को आसमान से उतारकर धरती पर ले आए, जिसमें आम आदमी के सुख दुख मेला जोला श्रद्धा भक्ति आदि बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त मिली है। फारसी में उन्होंने भी लिखा है, पर उसे खाना पूर्ति समझनी चाहिए। फारसी के प्रति उनकी आस्था नहीं थी, जबकि मीर और गालिब की थी। यानी जिस प्रकार मीर और गालिब की आस्था फारसी भाषा पर थी, उसी प्रकार फारसी भाषा पर नज़ीर जी का आस्था नहीं थी। वह फारसी भाषा में लिखा है, लेकिन फारसी भाषा पर उनकी आस्था नहीं थी। नज़ीर की कविता के लिए नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ना होगा। उस युग की कविता पर सामंती सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव था। यह नज़ीर की कविता के लिए नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ना होगा, यह कथन बच्चन सिंह का है, याद रखिए। नज़ीर की कविता के लिए नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ना होगा, यह कथन बच्चन सिंह का है। और उस युग की कविता पर जो सामंत सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव था, यानी जो सामंत युग में जो सौंदर्य शास्त्र लिखे गए थे, उस युग की कविताओं में वही सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव था। कविता में नया या तो फलसफे की अभिव्यक्ति होती थी, जिसमें जीवन की असारता या पारलौकिक रहस्य होता था, या श्रृंगारिता को चमकता पूर्वक ढंग से अभिव्यक्त किया जाता था। मैं जो हूँ पढ़ता जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यह परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, जो महत्वपूर्ण है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। परलौकिक रहस्य होता था, यानी जहाँ पर चमत्कार अभिव्यक्ति है, वहाँ पर ही वह एक मनोरंजन का साधन या मनोवृत्ति के अनुकूल बनाया गया था। सामान्य जनता के दुख दर्द के स्पर्श से कविता मैली हो जाती थी। यानी जो सामान्य जनजीवन का चित्रण कविता में हो जाए तो कविता वह मैली हो जाती थी, यानी कविता का महत्व कम हो जाता था। केवल वह सामंतशाही जो भी राज्य रजवाड़े तक ही कविता सीमित रही थी, जो आम जनता तक कविता न पहुंच पाई थी। सामान्य जनजीवन का भी अपना रस रूप होता है, उसे व्यक्त करने की भाषा शैली अलंकृत होती है। इसी को संस्कृत में अलंकृत कृति पुनः क्लैपी कहा गया है। यानी जो सामान्य जनजीवन है वह भी इंसान है, जो महलों में रहने वाले हैं, सुख चैन आराम का जीवन जीते हैं, वह भी इंसान है। जो सामंतशाही के लोगों की जो जीवन शैली होती है, उसके रंग रूप शैली होती है, उसी प्रकार जो सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन जीने वाले लोगों का भी कुछ अपना रस है, रूप है, रंग है। उसे व्यक्त करने की भाषा शैली अलंकृत होती है। इसी को संस्कृत में अलंकृति पुनः क्लैपी कहते हैं। संस्कृत में अलंकृति पुनः क्लैपी किसे कहते हैं, तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। सामान्य जीवन का अपना रस रूप होता है,
यानी सामान्य जीवन का रस रूप रंग चित्रित करने वाली भाषा शैली को संस्कृत में अलंकृति पुनः क्लैपी कहा जाता है। भंग कोरा बर्तन, बंजारा नामा, रोटियां आदि विषयों पर रीतिकाल में पहली बार लिखा गया। यदि अभिधा उत्तम काव्य है तो नज़ीर का काव्य भी उत्तम है। यानी अभिधा जो उत्तम काव्य है तो नज़ीर का काव्य भी उत्तम है, अच्छा उत्तम है। यानी रीतिकाल के अंतिम पड़ाव में भंग कोरा बर्तन, बंजारा नामा, रोटियां आदि विषयों पर भी पहली बार लिखा गया। यदि अभिधा उत्तम काव्य है तो नज़ीर का काव्य भी उत्तम है। फिराक का कहना है, अभी फिराक जो विद्वान है वह क्या कहते हैं, वह हम देखते हैं उनका मत। वे प्रेम की बात करेंगे तो भी उनमें राजकुमार राजकुमारियों के विरह अग्नि में जलने का वर्णन न होगा, बल्कि साधारण जन का तूफानी प्रेम होगा। भक्ति की बातें करेंगे तो भी उस साधारण जन की भावना का चित्रण करेंगे जो कृष्ण मोहम्मद दोनों के सामने नतमस्तक हो जाता है। महलों और दरबारों की सजावट की चकाचौंध और शाही सवारियों के शिकार के वर्णन की बजाय उनके यहाँ तैराकी, बलदेव जी का मेला, आगरे की ककड़ी, ताजमहल और रीठ का तमाशा दिखाई देगा। स्पष्ट है कि साधारण किंतु संपूर्ण जीवन के ऐसे यथार्थवादी कवि को संभालना उस समय की सामंती दरबारी चेतना के वश की बात नहीं थी। इसलिए तत्कालीन आलोचकों ने बाजारूपन के कारण बाजारूपन के नाम पर उनकी लोकप्रियता से छुट्टी पा ली थी। यह जो फिराक का कहना, यह नज़ीर अकबराबादी से कहाँ है या नज़ीर अकबराबादी की आलोचना करते हुए फिराक ने यह कथन कहा है। क्योंकि कैसा है, जिस समय में तत्कालीन समय में जो अन्य कवि थे वह राजकुमार, राजकन्या, राजकुमारी, इनकी प्रेम अग्नि या इनकी विरह अग्नि जलने का वर्णन कर रहे थे, उसी समय में नज़ीर अकबराबादी ने जो जनसाधारण समूह है, जो जनसाधारण जनमानस है, उनका तूफानी प्रेम उनकी भक्ति भावना यह चित्रित की है। यानी जिस प्रकार प्रेमचंद ने अपने काव्य में जनमानस को चित्रित किया है, उसी प्रकार अपनी कविता में नज़ीर अकबराबादी ने भी जनमानस को स्थान देने का काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी एक तरफ जो है भक्ति, एक तरफ कृष्ण मोहम्मद दोनों को सामने नतमस्तक हो जाता है। यानी एक तरफ जो है व्यक्ति जो है कृष्ण मोहम्मद दोनों के सामने नतमस्तक हो जाता है, उनको मानने लगता है। उसी प्रकार महलों और दरबारों की सजावट की चंगाचौध और शाही सवारियों की शिकार के वर्णन की बजाय उनके यानी जो भी वहाँ राजे रजवाड़े हैं, जो भी कृष्ण मोहम्मद है, वो इनका वर्णन किया है। लेकिन नज़ीर अकबराबादी ने सामान्य जनमानस की तत्कालीन वास्तविकता को स्थान दिया है अपनी साहित्य में। यह कोटेशन मैं फिर से पढ़ता हूँ। फिराक का कोटेशन है नज़ीर अकबराबादी के बारे में। वे प्रेम की बात करेंगे तो भी उसमें राजकुमार राजकुमारियों के विरह अग्नि में जलने का वर्णन न होगा। यानी वह प्रेम की बात करेंगे लेकिन राजकुमार या राजकुमारियों के विरह अग्नि या राजकुमार राजकुमारियों के प्रेम का वर्णन नहीं करेंगे। साधारण जनमानस का वर्णन प्रेम में करेंगे। तूफानी प्रेम होगा, यानी साधारण जनमानस का प्रेम जो है वह उन्होंने रेखांकित किया है, वह तूफानी होगा, लाजवाब होगा। भक्ति की बातें करेंगे, यानी भक्ति की बातें करेंगे भी उस साधारण जन की भावना का चित्रण, यानी भक्ति की बात करेंगे फिर भी भक्ति में भी वह साधारण जनमानस की भावना का चित्रण करेंगे। कृष्ण मोहम्मद दोनों के सामने नतमस्तक हो जाता है। महलों दरबारों की सजावट की चकाचौंध और शाही सवारियों के शिकार के वर्णन की बजाय उनके यहाँ तैराकी, बलदेव जी का मेला, आगरे की ककड़ी, ताजमहल और रीछ का तमाशा दिखाई देगा। यानी वह जो है महलों दरबारों की सजावट
सजावट का चित्रण न करते हुए वहाँ जो है एक आम जनमानस का चित्रण करते, उसमें बलदेव का मेला, आगरे की ककड़ी, ताजमहल और रीछ का तमाशा, यह इनका एक साधारण जो निम्न चीज़ें समझी जाती थी उसका चित्रण नज़ीर अकबराबादी ने अपनी कविता में किया हुआ दिखाई देता है। वे न भक्तियों की परंपरा में आते हैं और न रीति कवियों की, यानी नज़ीर अकबराबादी भक्ति कवियों में भी नहीं थे और रीतिकाल के परंपरा में या रीतिकाल के कवियों में भी नहीं थे। उनकी अलग परंपरा है, उसे कोई जन परंपरा कह सकता है। वे न दैरोहम का मखौल उड़ाते हैं और न राम रहीम की एकता की चर्चा करते हैं, यानी उन्होंने राम रहीम के बारे में भी एकता की चर्चा नहीं किए। वे हिंदू भी है मुसलमान भी, यानी नज़ीर अकबराबादी हिंदू भी है और मुसलमान भी है। वे जन्नत के हुरो गिल्मा हजरत सलीम चिश्ती भी कहते हैं और इस बख्शिश के, इस अजमत के है। बाबा नानक शाह गुरु भी ईदुल फित्र के संबंध में लिखते हैं, ऐसी न शब बारात न बरकीद की खुशी, जैसी हर दिल में है इस ईद की खुशी। होली के हुददंग में वे खुद शामिल होते हैं, होली में यही धूपें लगती है बहुत भलिया। कन्हैया का खेलकूद का वर्णन तो ऐसा लगता है मानो ब्रज रज से उन्हें वैसा ही प्रेम था जैसा स्वयं कृष्ण को, यानी वह स्वयं एक एकता की बात करते हुए, भाईचारा स्थापित करते हुए खुद में वह भाईचारे के गुण, एकता के गुण लाते थे और फिर उसको चित्रित करते थे। नज़ीर की नई धारा के संबंध में गोयलीय कथन है, यानी नज़ीर की एक स्वतंत्र धारा है, नई धारा है, उसको गोयलियन कथन कहते हैं। गोयलियन जो विद्वान है वह कहते हैं, इस शुजु और उजाड़ संगम पर आकर नज़ीर ने आजान भी दी और शंख भी फूका, यानी गोयलियन कहते हैं कि नज़ीर के बारे में, नज़ीर ने जो है आज़ान भी पढ़ी, यानी वह मस्जिद में भी गए और मंदिर में भी गए, यानी वह हिंदू मुस्लिम जो है जो दायरा था उस दायरे को भूलकर मानवीयता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तस्बीह भी ली और जनेऊ भी पहना, मुहर्रम में रोए तो होली में भड़वे भी बने, रमज़ान में रोज़े रखे और सलूनों पर राखी बांधने पर मचल पड़े, शबरात पर महताबिया छोड़ी तो दिवाली पर दीप सजाए, नबी रसूल वली पीर पैगंबर के लिए भी भर के लिखा तो कृष्ण महादेव नरसिंह भौरव और नानक पर भी श्रद्धांजलि चढ़ाई, गुलो बुलबुल पर कहा तो आम और कोयल को पहले याद किया। यानी वह कहा जाए तो एक वह सामान्य जनमानस के लिए कुछ एकता का प्रयास कर रहे थे, एकता दिखाने का काम कर रहे थे। वर्षा ऋतु के एक से एक नयनाभिराम चित्र सूरदास या बहुत से रीति कवियों ने खींचे हैं। वे सर्वत्र उद्दीपन के रूप में ही नहीं लिखे गए हैं, पर उस ऋतु में गरीबों पर क्या बीतती है इसे तो सिर्फ नज़ीर ने लिखा है। यानी वर्षा ऋतु का नयनाभिराम, यानी वर्षा ऋतु का मनोरम चित्रण जो है सूरदास ने किया है। लेकिन जो वर्षा ऋतु होती है, भारी मात्रा में वर्षा होती है, उस भारी मात्रा में वर्षा होने के बाद बाढ़ आती है, अनेक समस्याओं का सामना जो है वह एक सामान्य जनमानस को, गरीब को करना पड़ता है, उसका चित्रण नज़ीर ने किया है। उसका ही कुछ पंक्तियां है, देखते हैं। जो इस हवा में यारो दौलत में कुछ बड़े हैं, जो इस हवा में यारो दौलत में कुछ बड़े हैं, है उनके सर पे छतरी हाथी ऊपर चढ़े हैं, हमसे गरीब गुरबा कीचड़ में गिर पड़े हैं, हाथों में जूतियाँ है और पाए से चढ़े हैं। चांद और सूरज का रहस्य जानने के लिए कोई एक फकीर से पूछता है, फकीर का उत्तर, यानी चांद क्या है और सूरज क्या है यह जानने के लिए कोई एक फकीर से पूछता है, फकीर से प्रश्न पूछता है कि चांद क्या है और सूरज क्या है, तो फकीर बोलता है, यानी अकबराबादी बोलते हैं तो उसका उत्तर, पूछा किसी ने यह किसी कामिल फकीर से, यह मोह माहा हक ने बताए है काहे से,
वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुमको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो यह नज़र आती है रोटियाँ। यानी जिस प्रकार मन का हाल है उसी प्रकार हम उत्तर दे सकते हैं प्रश्न का। यानी वह जो फकीर था वह फकीर रोटी के लिए घूमता था, तो वह कहता है ना मैं चांद को जानता हूँ और ना मैंने सूरज देखा है, लेकिन मेरे लिए चांद भी रोटी है और सूरज भी रोटी है। जो लोग नज़ीर में राष्ट्रीय चेतना खोज निकालते हैं उनमें खोज की मौलिकता हो सकती है, पर वह वास्तविकता नहीं है। उस परिवेश में यह संभव न था, क्योंकि यह चेतना आधुनिक युग की देन है, पर उन्हें सामान्य मनुष्य के सुख दुख से लगाव था। यानी सामान्य जनमानस के सुख दुख की ओर नज़ीर अकबराबादी का ध्यान गया था। वे खुद साधारण आदमी थे, यानी वे भी एक खुद साधारण जनमानस थे। अपनी धरती से उन्हें बेहद प्रेम था। आगरे के बारे में उनका कहना है, यानी आगरा के बारे में नज़ीर अकबराबादी कहते हैं, आशिक कहो आसिर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। यह आगरा के बारे में लिखा है। जन चेतना के कवि के लिए आवश्यक था कि वह जन भाषा का प्रयोग करे, यानी जनमानस का चित्रण कर रहे तो वह जन भाषा में ही करे, जनमानस की भाषा में ही करे, वह आवश्यक था। उर्दू का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ जो फहम भाषा में कविता लिखता। नज़ीर ने आगरे के आसपास बोली जाने वाली भाषा में कविताएं लिखी जो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। यानी नज़ीर जो है आगरे के आसपास के गांव देहातों में जो बोली जाने वाली भाषा है वह उन भाषाओं में कविताएं लिखी, क्योंकि वह सामान्य जन व्यक्ति भी समझ सकता है। व्याकरण की दृष्टि से उनका भाषा प्रयोग सौदा और मीर के निकट है। यानी व्याकरणिक दृष्टि से यदि अकबराबादी की कविताओं को रचनाओं को देखते हैं तो वह व्याकरणिक दृष्टि से अकबराबादी की जो भाषा है वह सौदा और मीर के नज़दीक है, ऐसा जान पड़ता है। वे अरबी पारसी तो जानते ही थे, ब्रजी अवधी पंजाबी के भी ज्ञाता थे। यानी नज़ीर अकबराबादी अरबी फारसी तो जानते ही थे, अरबी फारसी के साथ वह ब्रजी भाषा जानते थे, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पंजाबी भाषा भी जानते थे। उनकी काव्य भाषा में इनका मेल देखा जाता है। उर्दू के कवियों में विरोधाभास का जो भाषिक चमत्कार मिलता है वह नज़ीर में नहीं मिलेगा। यानी उर्दू के कवियों में जो विरोधाभास भाषा का चमत्कार मिलता है वह नज़ीर में नहीं मिलता। विरोधाभास उर्दू की कविता की खास पहचान है। हिंदी कवियों में इस औजार को घनानंद ने अपनाया है। यानी हिंदी में विरोधाभास भाषा को स्थान घनानंद ने दिया है। नज़ीर का विरोधाभास विषयगत है, भाषागत नहीं। यानी नज़ीर का भी विरोधाभास है, लेकिन नज़ीर का विरोधाभास केवल विषयगत है, भाषागत नहीं है। वे इसी जीवन में आनंद को भी देखते हैं और मृत्यु को भी। यानी वह एक ही जीवन में जो जीवन जी रहे हैं उसी जीवन में वह आनंद को, सुख को भी भोगते हैं और मृत्यु को यानी यातना को भी सहन करते हैं। ईश्वर की याद में उन्हें संसार आसार नहीं लगता, रोटियों से ही अल्लाह की याद आती है। यानी वह जो है अकबराबादी कहते हैं कि संसार जो है आसार नहीं लगता, यानी संसार जो है वह मुझे संकटमय नहीं लगता, और उन्होंने ईश्वर में ही उनको रोटी की याद आती है, यानी पेट की याद आती है। भूखे भजन न होई गोपाला, हाथियों ऊँटों की कतारों के आगे रीछ का बच्चा खड़ा कर देते हैं। यानी वह यदि पेट में कुछ नहीं है, भूख लगी है और भजन कोई नहीं कर सकता कि पहले पेट की भूखाग्नि मिट जाए तभी भजन जो है, भक्ति जो है कर सकता है। हाथियों ऊँटियों की कतारों के आगे रीछा का बच्चा खड़ा कर देते हैं। साधु संतों के संग साथ ने उन्हें बंजारा और हंस का रूपक दिया है। यानी जो साधु संत थे उनके संग साथ ने अकबराबादी को बंजारा और हंस का रूप माना है। आगरा व्यापार की मंडी था, यानी आगरा जो है व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और आज भी है। बंजारों का आना जाना लगा रहता था। उस माहौल में जो भाषा बन रही थी नज़ीर ने उसी का प्रयोग किया है। उनकी कविताओं ने
कविताओं के नमूने निम्नलिखित थे। यानी आगरा में जो बंजारा थे, बंजारा जन समुदाय के जो लोग थे, वहाँ आगरा में व्यापार के लिए आते थे और वहाँ आगरा में व्यापार के लिए आते थे तो बंजारों की जो भाषा थी उनका प्रभाव भी अकबराबादी के काव्य में दिखाई देता है और फिर उनका एक नमूना इनकी कविताओं में मिलता है। या आदमी पर जान को वारे है आदमी और आदमी पर तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। यानी आदमी के ऊपर भी, आदमी पर अन्याय करने वाला भी आदमी है, यानी इंसान पर अन्याय करने वाला भी इंसान है, इंसान को बचाने वाला भी इंसान है, इंसान को मारने वाला भी इंसान है, इंसान यानी इंसान की इज्जत, इंसान की जो इज्जत है, मान मर्यादा है, वह भी उतारने वाला भी इंसान ही है, आदमी भी है और फिर उस पर बचाने वाला भी आदमी है और चिल्ला कर पुकारने वाला भी आदमी है और उसकी मदद के लिए भागने वाला भी आदमी है। ऐसा इसका अर्थ होता है। हर आन बोलते हैं कबीर की जय, फिर इसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय, मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, फिर गोल के सब अपने खुर्दो कबीर की जय, हरदम एक कर खुशी को गुप्तार पैतरे है, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं, है जिसके तन मुलायम मैदे की जैसे लोई, वह इस हवा में खांसी ओढ़े फिरे है लोई, और जिनकी मुहफलिसी ने शर्म हया है खोई, है उनके सिर पर सिरकी या बोरियों की खोई, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, मुफलिस किसी का लड़का जो ले प्यार से उठा, बाप उसका देखे हाथ का और पाँव का कड़ा। यानी वह उन्होंने जनमानस की का भी चित्रण किया है। कहता है कोई जूती न लेवे कहीं चुरा, नटखट उचका चोर दगाबाज गटकट्टा, सौ तरह के ऐब लगाती है मुफलिसी, सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते हैं सबको नगद सो खाते हैं अब उधार, बाजार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं दुकानों पर अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतार बंद। तारीफ करूं अब मैं क्या क्या उस मुरली उधर बजैया की, नीत सेवा कुंज फिरैया की, और बन बन गऊ चरैया की, गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेह करहैया की, गिरिधारी सुंदर श्याम बदन और हल धरजू के भैया की, यह लीला है उस चंद ललन जसुमती छैया की, रख ध्यान सुनो दंडोत करो जो बोलो किशन कन्हैया की। तो यहाँ पर जो है नज़ीर अकबराबादी का जो परिचय है वह समाप्त होता है और यहाँ से मिर्ज़ा गालिब प्रारंभ होते हैं। मिर्ज़ा गालिब का जो समय है वह 1797 से 1868 के बीच में माना गया है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू कविता के सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं, यानी उर्दू कविता के सर्वोच्च शिखर जो है वह मिर्ज़ा गालिब है। यद्यपि यह निर्वाद नहीं है, कुछ लोग मीर को उनसे बड़ा कवि मानते हैं, यानी कुछ जो लोग हैं, आलोचक है या विद्वान है, वह मीर को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा कवि मानते हैं। वास्तविकता यह है कि को बड़ा छोटा कहत अपराधु, पर मीर का व्यक्तित्व बड़ा था। उर्दू के बड़े परवर्ती कवियों ने मीर को श्रद्धा सुमन भेंट दिया है। यानी मीर का जो है, बच्चन सिंह कहते हैं कि मीर का जो व्यक्तित्व था वह बड़ा था। उन्होंने मीर ने स्वयं उर्दू के कवियों को श्रद्धा सुमन भेंट दी थी, यानी उनका मान सम्मान किया था। गालिब खुद कहते हैं आप बेबहरा है जो मौत किए ये मीर नहीं, तत्कालीन ज़माने की उदासी पामाली
और हिम्मत पस्ती का वर्णन दोनों की कविताओं में पाया जाता है। यानी वह मिर्ज़ा गालिब और मीर के दोनों के कविताओं में जो उस तत्कालीन समय की जो उदासी थी, पालामी थी, यानी जो भी वहाँ उस समय की तत्कालीन समय की समस्या का चित्रण मिलता है। मीर पर करुणा का रंग अधिक गहरा है, गालिब उसे हंसकर झेल जाते हैं। उनका सिद्धांत है कि जीवन से जितना रस निचोड़ लेना चाहिए। यानी मीर की कविताओं में करुणा में देखने को मिलती है, तो वह गालिब उसको हंसकर झेल लेते, यानी हंसकर सहन करते। और गालिब का एक सिद्धांत है, गालिब का एक सिद्धांत जो है वह है कि जीवन से जितना रस निचोड़े, यानी जीवन से जितना आनंद ले सके उतना आनंद लेना चाहिए। उनका असली नाम मिर्ज़ा असद उल्ला बेग खां था। यानी मिर्ज़ा गालिब का जो असली नाम था वह नाम था मिर्ज़ा असद उल्ला बेग खां था। वे अपना संबंध तुर्किस्तान से सल्जुक बादशाहों के वंश से जोड़ते। यानी जो मिर्ज़ा गालिब है वह अपना जो संबंध है वह तुर्किस्तान के सल्जुक बादशाहों के वंश से बताते हैं। उन्हें अपने उच्च कुल का गर्व था, यानी कि वह उच्च कुल के थे और उच्च कुल का उन्हें मिर्ज़ा गालिब को गर्व था। उच्च वंश पर पटा लगने के डर से उन्होंने दिल्ली कॉलेज में अध्ययन कार्य भी नहीं स्वीकार किया। यानी वो उच्च कुल में होने के कारण उन्होंने दिल्ली कॉलेज में अध्यापन कार्य करने में, यानी शिक्षा ग्रहण करने में उन्होंने अस्वीकार किया। पर वे अपनी पेंशन के लिए दिल्ली से कलकत्ते तक की दौड़ लगाने में नहीं चुके। यानी वो उच्च कुल के होने के कारण उन्होंने कॉलेज में अध्यापन नहीं किया, शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जो पेंशन था वह पेंशन प्राप्त करने के लिए वह दिल्ली से कलकत्ता तक गए थे दौड़ते, यानी भागदौड़ करते हुए थे। अंग्रेजों से अनुनय विनय किया, उनके प्रति व्यर्थ कसीदे लिखे। यानी उन्होंने अंग्रेजी की प्रशंसा की और अंग्रेजी के लिए उन्होंने कसीदे पढ़े, नहीं अंग्रेज़ों की उन्होंने प्रशंसा की, पर कुछ भी हाथ न लगाया। नहीं अंग्रेज़ों से उन्हें कुछ न मिला। रीतिकालीन कवियों की तरह वे अनेक बादशाहों, नवाबों, ईसाइयों से आर्थिक मदद लेते रहे। यानी जिस प्रकार रीतिकालीन कवि जो है दरबार में रहते थे, दरबार में कविताएं सुनाते थे, राजाओं का चित्रण करते थे और उनको रोटी रोजी के लिए जो भी वह पैसे मिलते थे, धन प्राप्ति होती थी, उससे वह जीवन गुजारा करते थे। उसी प्रकार मिर्ज़ा गालिब ने भी अनेक बादशाहों, नवाबों, ईसाइयों के दरबार में रहे और वहाँ से उनको आर्थिक सहायता लेते रहे, यानी वो पैसा लेते रहे। वे बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद भी थे। बहादुर शाह के रंगून भेजे जाने पर उन्होंने अंग्रेज़ों का पल्ला पकड़ा, किंतु उन्हें निराश होना पड़ा। एक तरफ कुल गौरव का झूठा अहंकार, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों तक की प्रशंसा में कसीदे लिखना। मीर की ऐंठ उनमें नहीं थी, मीर को मांगना गवारा नहीं था। आगे किसू के क्या करे, दस्त ए तमंग दराज, वह हाथ सो गया है सिरहाने धरे धरे। मैं अपने लंबे हाथ किसी के सामने क्यों पसारूं। यानी उनको एक उच्च कुल का एक अहंकार था, इसलिए वह ये करते रहे। और वो कहते कि मेरे जो लंबे हाथ है वह मैं अन्य के सामने क्यों पसारूं। वह सिरहाने धरे धरे सो गया। लेकिन गालिब को वजीफ़ा का दर्द भुगतना पड़ा। गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, ओ दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। उनका कौलियन ने उनकी कविता के लिए बाधक बना। प्रारंभ में वे पारसी कवि बेदिल से प्रभावित थे। यानी मिर्ज़ा गालिब जो है पारसी के जो कवि थे बेदिल, इनसे प्रभावित थे। उनका कहना था कि बेदिल के सहारे वे गुमराह नहीं होंगे, यानी बेदिल के सहारे रहेंगे तो वह गुमराह नहीं होंगे, भटक नहीं जाएंगे। उनकी प्रारंभिक कविताओं में पारसी ठूस ठूस कर भरी, यानी प्रारंभिक कविताओं में फारसी जो भाषा है वह है। क्रियापदों को छोड़कर उर्दू की शब्दावली नहीं मिलेगी, यानी केवल क्रियापदों में ही उर्दू के शब्द मिलते हैं, अन्य किसी में नहीं। और यह तब हुआ जब फारसी का ज़माना लद चुका था। इसके फलस्वरूप उनकी कविता फारसी की जटिलता, शब्द आडंबर और चमत्कारों से लद उठी। इसलिए एक मुशायरे में हकीम आना जान एच ने कहा,
था। अगर अपना कहाँ तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मगर इनका कहाँ यह आप समझे या खुदा समझे। अन्य लोग भी गालिब की क्लिष्ट कविता का मजाक उड़ाते थे। गालिब ने मायूस होकर लिखा, यानी जो गालिब जो था अपनी कविता की भाषा को क्लिष्ट एवं कठिन लिखता था, जो अन्य लोग जो है वो समझ नहीं पाते थे। तो वह गालिब ने समझ नहीं पाते तो उनकी कविता लोकप्रिय नहीं होती। तो गालिब मायूस होकर लिखते हैं, न सेता इश्क की तमन्ना, न सिले की परवाह, न सही मेरे अशआर में मानी न सही। पर समय की गति को उन्होंने पहचाना और उर्दू में जिसे उस समय रेख्ता कहते थे, कविता लिखना आरंभ किया। उन्होंने लिखा, यानी वह उर्दू में यानी जिस समय वह पहचान बननी चाहिए थी उस समय उनको उर्दू भाषा में पहचान मिल गई और फिर उन्होंने लिखा, जो यह कहे कि रेख्ता चूँकि क्योंकि हो रश के फारसी, गुप्त-ए गालिब एक बार फटके सुना कि यूं। जो लोग कहते हैं कि रेख्ता फारसी का मुकाबला कैसे कर सकती है, उसे एक बार गालिब के शेर सुनाकर कहो कि यूँ कह सकती है। कहना न होगा कि माइकल मधुसूदन दत्त की तरह अपनी बोली में कविता करने से ही गालिब को ख्याति मिली। फारसी कवियों के बीच उनका स्थान महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। गालिब की ख्याति मुख्यतः उनके अंदाज़े बयां के लिए है। यूँ उन्होंने उर्दू शायरी के विषय का विस्तार भी किया है, हालांकि उनमें रीति तत्व भी कम नहीं है। गालिब की गरोक्तियाँ देखते हैं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। फारसी से एक सीमा तक मुक्त होने पर उर्दू में उनका भावपूर्ण समाहित न हो सका। भाषा की सीमाओं का ज्ञान उन्हें था, इसलिए अपने बयाने अंदाज को उनके पेंचो खम को उन्हें बदलना पड़ा। अपनी भाषाई मजबूरी का उल्लेख करते हुए वे लिखते, यानी भाषा की मजबूरी का उल्लेख करते हुए गालिब जी लिखते हैं, न बंधे तीशन किए जोक के मजनू गालिब, गर्चे दिल खोल दरिया को भी हासिल बांधा। दरिया को बांधना कितना कठिन, यानी किसी दरिया को रोकना कितना कठिन है, उस प्रकार गालिब को रोकना भी दरिया की तरह कठिन था। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि जो शब्द उनकी कविता में प्रयुक्त होते हैं उनमें जादुई प्रभाव आ जाता है। गालिब की उर्दू शायरी जो फारसी की छाया से दूर है, यानी गालिब की शायरी पर फारसी का प्रभाव नहीं है, अम शब्दों का ही चुनाव करती है। पर वे विरोधी शब्दों का विन्यास इस तरह करते हैं कि पूरे बंद के साथ शब्दों की व्यंजनता बढ़ जाती है। गंभीर से गंभीर भाव व्यंजना छेड़छाड़ का, यानी हमारी परीक्षा में यह पूछा जाने योग्य नहीं है तो मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ। जहाँ पर लगता है कि यह परीक्षा में पूछा जाएगा वहाँ पर मैं अवश्य ही रुक कर विश्लेषण करूँगा। बातचीत की सरसता का आनंद आता है। वे भाषा को भी वैसे ही रहते हैं जैसे प्रेमी प्रेमिका को, यानी जिस प्रकार नायक नायिका को छेड़ता है उसी प्रकार वो भाषा के साथ खिलवाड़ करते ही भाषा को छेड़ने का काम गालिब करते हैं। वे भाषा और प्रेमिका दोनों की अदाओं पर फिदा, यानी भाषा की अदाओं पर भी गालिब फिदा है और प्रेमिका की भी। गज़ल में हर शेर दूसरे से स्वतंत्र होता है, इसलिए गज़ल की इकाई नहीं बन पाती, किंतु गालिब की अधिकांश गज़लों में भावों और विचारों की क्रमबद्धता मिलेगी। उदाहरणतः मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए को देखा जा सकता है। कोमल कांत पदावली के प्रयोग में गालिब का समांतरण उर्दू का कोई दूसरा कवि नहीं है। मुहावरों का इतना सटीक प्रयोग भी अन्यत्र नहीं, यानी जिस प्रकार गालिब ने मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है उतना अन्य कवियों ने नहीं किया। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब की आंखों के सामने मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, यानी गालिब ने देखा है कि मुगल साम्राज्य का पतन होता हुआ दिल्ली की पुरानी रौनक विशेष हो गई।
निशेष हो, यानी दिल्ली की जो पुरानी रौनक थी वह खत्म हो गई। सामंती व्यवस्था तेजी से टूटने लगी। गालिब इसी व्यवस्था की निर्मित थे, अंततः उनका टूटना भी अनिवार्य था। गाँवों की अपनी अपनी स्थिर व्यवस्था में परिवर्तन आया। यातायात के साधन बढ़े, व्यापार में भी अभिवृद्धि हुई, आर्थिक ढांचे के बदलाव के फलस्वरूप उत्पादन संबंध भी बदले, व्यक्तिवाद का नए सिरे से उदय हुआ। गालिब की कलकत्ते की यात्रा ने भी उन्हें नई दृष्टि दी। उनमें सामंती टूटन भी है और नए व्यक्तिवाद की आशा की एक हल्की सी झलक भी। वे एक लोर लिखते, यानी उनको सामंती जो परिवेश था वह टूटता जा रहा था, बीतता जा रहा था, और उसके साथ ही एक नए व्यक्तिवाद की आशा थी, यानी एक नया युग आएगा इसकी भी आशा थी। इसके बारे में वे लिखते हैं, न गुले नगमा हूँ, न पर दये साज, मैं हूँ अपने शिकस्त की आवाज़। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम जुआ कोई न हो। तो दूसरी ओर कहते, फिर दूसरी ओर वह लिखते हैं, न होगी एक बयाबा मादगी से जोक कम मेरा, हुबाबे मौजे रफ्तार है नक्शे कदम मेरा। मरुभूमि में चलने की थकान से मेरी आकांक्षाओं में कभी मरुभूमि में चलने सी मरुभूमि में चलने की थकान से मेरी आकांक्षाओं में कभी नहीं होगी, क्योंकि मेरी रफ्तार में लहरों की गति, यानी जो मरुस्थल यानी जो समतल भूमि होती है, जो मशागत की हुई भूमि होती है, उसके चलने उसको उस पर उस ज़मीन में चलने से ज़्यादा जो है थक जाते हैं जल्दी ही। तो उसके बारे में लिखते हैं, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराए क्या, यानी कठिनाइयों में भी कुछ ना कुछ होगा, घबराना नहीं चाहिए। गालिब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं थी, दुर्दिन में भी हंसते रहना और हजारों में अपने को अलग बनाए रखना। यानी यह सबसे एक जीवन जीने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण कथन हमारे सामने आए, प्रेरणादायी कह सकते हैं हम। यानी दुर्दिन यानी समस्याओं में भी हंसते रहना, दुखों में भी हंसते रहना और हजारों के भीड़ में भी खुद को एक अलग पहचान बनाए रखना। उनका कहना है, अभी गालिब कहते हैं, छोटी असद न गदाई भिखमंगी में दिल लगी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अमुक वर्ष मरूंगा, वे उस वर्ष मरे नहीं। एक मित्र के याद दिलाने पर उन्होंने एक खत में लिखा कि भविष्यवाणी अपनी जगह ठीक थी, उस वर्ष महामारी का प्रकोप था, इतने लोगों के साथ मरना भी क्या मरना होता है। ये देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि वह गालिब ने लिखा था, भविष्यवाणी की थी खुद के बारे कि मैं उस वर्ष मरूंगा और उस वर्ष जो है मरे नहीं। और फिर एक खत में वह लिखते हैं, उसका उत्तर लिखते हुए गालिब कहते हैं कि उस वर्ष जो थे महामारी थी, उन भीड़ के साथ मैं यदि मरता तो मुझे कौन मरता, यह मरना भी क्या मरना होता है। इससे पता लगता है कि अपनी शख्सियत के प्रति वे कितने सचेत थे। अपने मित्र आरिफ की मृत्यु पर उन्होंने एक मरसिया लिखा जो अपनी अनुमति में अत्यंत संगन है, पर उनमें भी उन्होंने विनोद का पुट डाल दिया। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कहीं दिन और। हाँ ये फल के पीर जवा था अभी अरीफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितम के, करता मलकुल मौत तगाजा कई दिन और। उनके व्यक्तित्व की छाप उनके हर शेर पर उसी तरह पड़ी हुई है जैसे सवेरे की हरी घास पर ओस के चमचमाते मोती। यानी जिस प्रकार सुबह के समय में ओस की बूंदें हरे घास पर पड़ती है, उसी प्रकार उनकी व्यक्तित्व की हर एक जो छाप है उनके शेरों पर, उनकी कविताओं पर पड़ी हुई दिखाई देती है। प्रेम चित्रण पर रीति का गहरा असर है, पर अधिकांश चित्रों में नायिका का आदायगी भरा सौंदर्य है। योग के नाम पर उपलम्ब प्रेम चित्रण में गालिब ने उनके पारंपरिक
गांधीर्य को उलट पलट दिया है, कभी तो वे उसका मुंह बिराने लगते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, अभी कुछ प्रेम चित्रण के उदाहरण। बलाए जहाँ है गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या, उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, जो तुमसे शहर में हो एक दो तो त्योकर हो। नींद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी है, तेरी जुल्फे जिसके बाजू पर परिशा हो गई। उपलाम्भ। ये न थी हमारी किस्मत की विला से यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। कोई मेरे दिल से पूरे तेरे निमकश को एक खलीश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता। प्रेम की पवित्रता गंभीरता उदारता के विरुद्ध वे कहते हैं, यानी प्रेम की जो पवित्रता होती है गंभीरता होती है उसके विरुद्ध जाकर वे कहते हैं। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, यानी जहाँ पर वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ये संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। कुछ लोगों को गालिब ने अद्वैत और सांख्य दर्शन की भी झलक मिलती है, यानी कुछ लोगों के दृष्टि में गालिब जो है अद्वैत और सांख्य दर्शन से भी प्रभावित है, ऐसा जान पड़ता है। किंतु इस भ्रम का निवारण करते हुए फिराक ने लिखा है। फिर फिराक जो है इसका निवारण करते हुए लिखते हैं, गालिब के यहाँ कोई व्यवस्थित चिंतन नहीं मिलता है, व्यवस्थित चिंतन के प्रति विद्रोह जरूर मिलता है। गालिब की चेतना इतनी विस्तृत थी कि उसने प्रत्येक व्यवस्था के बंधन तोड़े। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का तो जिक्र ही क्या है, उन्होंने सूफीवाद जैसी व्यक्तिवादी विचारधारा को जगह जगह टक्कर मारकर तोड़ फोड़ डाला है। दरअसल गालिब किसी प्रकार की व्यवस्था के विरोधी है, उनका व्यक्तिवाद सबसे बड़ा चढ़ा है। यदि उन्हें अराजकतावादी या अव्यवस्थावादी नहीं कहा जाता तो उनका कारण यही है कि उनकी चेतना इतनी प्रखर थी कि उनके इस तोड़ फोड़ में भी निर्माण की झलक मिलने लगती, यानी वह उस पर किसी संप्रदाय का प्रभाव गालिब पर नहीं था। गालिब के माहौल में अव्यवस्था ही व्यवस्था थी, यानी गालिब जो थे अव्यवस्था में भी व्यवस्था करते थे। गमनीन उदासी के जंगल की अंतहीन यात्रा में जहाँ तहाँ जुगनू टिमक जाता था। कहीं वीरानगी है, कहीं उन्मादगी अनुपस्थिति, कहीं रात पर नींद क्यों नहीं आती जैसा प्रश्न है, तो कहीं क्यों की भरमार। इन स्थितियों से आदमी अपने ढंग से आज भी सूझ रहा है। गालिब की कविता उसे सुकून देती है। कभी कभी जुगनू की टीकम से क्षण भर के लिए ही सही अंधेरा छट जाता है। गालिब का यह अवदान कम नहीं है, यानी गालिब ने भी अकबराबादी के जैसे जनमानस का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। अभी यहाँ पर गालिब के कविताओं के कुछ गालिब की कविता के कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून बढ़ जाएंगे क्या, वे वे निया वे नियाजी हद से गुजरी बंद परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या। वाह क्या बात है। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं और कल के वीडियोस में हम आधुनिक काल इसी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का आधुनिक काल प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।